दोस्तों, आपका स्वागत है हम आपके अपने वेदांत एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि पिछले सेक्शन में आपने देखा होगा कि हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम एक कंप्लीट एनालिसिस उसका किए थे क्वेश्चन के साथ। एक एक थ्योरी को हम लोग करते गए थे। डिटेल्ड एनालिसिस हुआ था जो कि आपके सभी एग्ज़ाम के लिए यूजफुल थे और होंगे भी। आप जैसे जैसे उसको देखते जाएंगे आपके आने वाले को एग्ज़ाम में वो सब सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उसी सीरीज़ में हम लोग आज आगे बढ़ रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र को आज हम लोग देखेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम, विशेष करके मानव परिसंचरण तंत्र यानी ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में आज हम लोग देखेंगे दोस्तों। हमारे इस यूट्यूब चैनल पे दोस्तों एनटीपीसी, ग्रुप डी, बीपीएससी, टीआरई और दरोगा के लिए विशेष बैच लाया जाता है शाम में, प्रैक्टिस सेट। उसे आप अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और ज्वाइन कीजिए। और ये हमारा सीरीज चल रहा है अभी बायोलॉजी का, इसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी आएगा। अभी ये बायोलॉजी में हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। ये हमारा पहला क्लास है जिसमें ब्लड और इसके टाइप्स के बारे में देखेंगे कि ब्लड में कितने टाइप्स के ब्लड होते हैं। और चलते हैं, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम का। तो दोस्तों होता क्या है, पहले हम लोग बात कर लेते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की। किसकी? सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, किसके बारे में? परिसंचरण तंत्र के बारे में। किसके बारे में? सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र के बारे में दोस्तों। परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है दोस्तों जिसमें कि हमारे बॉडी के 3 ऑर्गन इन्वॉल्व रहते हैं। पहला तो हार्ट यानी हृदय, क्या? हृदय। दूसरा आपका ब्लड यानी रक्त। और तीसरा दोस्तों ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स यानी रक्त वाहिकाएं। रक्त वाहिकाएं मेनली ये 3 चीज से बना, इन 3 ऑर्गन से बना हमारा ये सर्कुलेटरी सिस्टम है। यही 3 ऑर्गन सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन कंपोनेंट है दोस्तों। इसमें होता क्या है सर्कुलेटरी सिस्टम में? ब्लड के द्वारा ये तीनों क्या है? सर्कुलेटरी ऑर्गन है। हार्ट, ब्लड, ये सब सर्कुलेटरी ऑर्गन है जो आपके सर्कुलेशन में शामिल होते हैं दोस्तों। होता ये है कि ये हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स, ये तीनों मिलके, ये तीनों का काम एक अपना एक तंत्र का निर्माण करते हैं। ये तीनों का एक सिस्टम बनता है जिसके थ्रू आपके शरीर के सभी ऊतक, सभी अंगों तक बहुत सारे हार्मोन्स या फिर बोल सकते हैं न्यूट्रिएंट्स या फिर पोषक तत्व, जो भी सबका आदान प्रदान इन तीनों के द्वारा ही होता है। आपके हार्ट के द्वारा, हार्ट क्या है? पंपिंग मशीन है, ये पंप करता है, ये भेजता है आगे। और ब्लड, ब्लड में ये सारे कंस्टिट्यूएंट मौजूद रहते हैं, चाहे ऑक्सीजन की बात करें या हार्मोन की बात करें या न्यूट्रिएंट्स की बात करें, ये सब ले जाना इनका काम होता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्मोन्स, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, यही सब का फ्लो होता है। आप सब आपके अदर टिश्यू तक यानी ऊतक तक, आपके अंगों तक पहुंचाना इन्हीं का काम है, परिसंचरण तंत्र। इसी में हम लोग देखते हैं दोस्तों कि हमारे परिसंचरण तंत्र 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? 2 टाइप के परिसंचरण तंत्र होते हैं दोस्तों। एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम यानी खुला परिसंचरण तंत्र। कैसा? खुला परिसंचरण तंत्र। खुला परिसंचरण तंत्र होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि ब्लड का फ्लो बॉडी कैविटी में कहीं भी बिना कोई रक्त वाहिका, बिना कोई ब्लड वेसल्स का ब्लड का फ्लो होता है। एक सिस्टम होता है दोस्तों ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, खुला परिसंचरण तंत्र। बिना कोई सिरा, बिना कोई धमनी, बिना कोई वेन, बिना कोई आर्टरी, बिना कोई रक्त वाहिका, ये पूरे बॉडी में ब्लड का फ्लो होता है दोस्तों।
इसका सबसे एग्जाम्पल देखते हैं, ऑर्थोपोडा और मोलास्का। ये आप लोग जब एनिमल डाइवर्सिटी पढ़ेंगे हम लोग, तब उसमें ऑर्थोपोडा और मोलास्का क्या होता है ये देखेंगे। अभी तक एग्जाम में आया है दोस्तों, इसका एक एग्जाम्पल वो आप लोगों को ध्यान में रखना है, क्या? बटरफ्लाई। बटरफ्लाई इसका एग्जाम्पल है। साथ ही साथ बटरफ्लाई और ऑक्टोपस, ऑक्टोपस भी इसी का एग्जाम्पल है दोस्तों। ये दोनों अभी तक एग्जाम में आ चुका है। किसमें? खुला परिसंचरण तंत्र होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है दोस्तों। बटरफ्लाई, ऑक्टोपस, और एक याद रखना है आप लोगों के घर में ये मिलता है बहुत ज़्यादा, क्या? कॉकरोच। कॉकरोच यानी तिलचट्टा, ये आपके घरों में बराबर देखने को मिलता है। बात करें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का, बंद परिसंचरण तंत्र का दोस्तों, तो ये एक कंप्लीट सिस्टम है जिसमें कि ब्लड जो है ब्लड वेसल्स के थ्रू फ्लो होता है दोस्तों। ये आपका ब्लड वेसल्स है, क्या है? ब्लड वेसल्स है, रक्त वाहिकाएं हैं, क्या है? ये रक्त वाहिकाएं हैं, और इसके अंदर ब्लड का फ्लो होता है, इसके अंदर ब्लड का फ्लो होता है। रक्त वाहिका में एक कंप्लीट सिस्टम रहता है ब्लड फ्लो का, वो रक्त वाहिका में होता है। कहाँ होता है? रक्त वाहिका यानी ब्लड वेसल्स में, ब्लड वेसल्स में होता है दोस्तों। किसमें? ब्लड वेसल्स यानी रक्त वाहिका में होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? वर्टिब्रेट्स, आर्थ्रोपोड्स, केचुआ, या हम लोग खुद मैमल्स। मैमल्स हम लोग खुद इसके एग्जाम्पल हैं। कौन? हम लोग खुद इसके एग्जाम्पल। जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, अर्थवॉर्म है और मैमल्स है, सब इसका एग्जाम्पल है। चलते हैं अब आगे हम लोग दोस्तों। वैसे मैं बता दूं कि अभी हम लोग जिस परिसंचरण तंत्र की बात कर रहे हैं दोस्तों, ये परिसंचरण तंत्र की हम लोग बात कर रहे हैं, इसका जनक किसको कहा जाता है? ये परिसंचरण तंत्र, ये सर्कुलेटरी सिस्टम दिया हुआ किनका है? ये पूरा सिस्टम किनके द्वारा बताया गया है दोस्तों? तो ये बताया गया है, एक साइंटिस्ट थे हम लोगों के, विलियम हार्वे। कौन? विलियम हार्वे थे। इन्होंने पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम को समझाया था, इसीलिए विलियम हार्वे को सर्कुलेटरी सिस्टम का जनक कहा जाता है। फादर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम किसको कहा जाता है? विलियम हार्वे को कहा जाता है दोस्तों। चलते हैं अब ब्लड। ब्लड आ गया। ब्लड तो आप लोग रोजमर्रा की ज़िंदगी में इससे वाकिफ़ होंगे। कहीं चोट निकल लग गया तो पता चला एक लाल रंग का लिक्विड निकल रहा है, तरल पदार्थ निकल रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लड बोलते हैं। क्या बोले? चोट लग गया, खून निकल रहा है, खून, ब्लड। क्या? ब्लड। ये ब्लड क्या है? ब्लड, जिसको हम लोग क्या सब बोलते हैं? रक्त बोलते हैं। कहीं कहीं क्या बोला जाता है दोस्तों? खून बोला जाता है। क्या बोला जाता है? खून बोला जाता है। तो ब्लड के स्टडी को दोस्तों, जिस साइंस में हम लोग ब्लड का स्टडी करते हैं, उसको हीमेटोलॉजी कहते हैं, हीमेटोलॉजी कहते हैं। और जो डॉक्टर ब्लड के स्पेशलिस्ट होते हैं, ब्लड के बारे में ज़्यादा जानते हैं, उन्हें हीमेटोलॉजिस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हीमेटोलॉजिस्ट। आजकल के लाइफ में आप लोग जस्ट कोरोना के बाद से बहुत बार ये सुने होंगे कि किसी को ब्लड कैंसर हो गया। ब्लड कैंसर हो गया तो हम लोग कहाँ जाते हैं? हीमेटोलॉजिस्ट के पास। किसके पास जाते हैं? हीमेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं दोस्तों। तो ब्लड का स्टडी क्या कहलाया? हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी क्या कहलाया? हीमेटोलॉजी कहलाया दोस्तों। और ये क्या है? सर्कुलेटरी लिक्विड ऑर्गेन है, परिसंचरित तरल, परिसंचरित तरल अंग है। क्या है ये? परिसंचरित तरल अंग है। परिसंचरित तरल अंग मीन्स ये क्या है दोस्तों? आपके बॉडी को, ब्लड में इतने सारे कंस्टिट्यूएंट हैं, जैसे हार्मोन्स है, आपका न्यूट्रिएंट्स है, ऑक्सीजन है, ये अपने हार्ट से लेके इसको आपके शरीर के सभी भागों तक पहुंचाता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलेटरी लिक्विड ऑर्गेन। और बात करें मानव का, मानव यानी ह्यूमन यानी आदमी, हम लोग, आप सब में ब्लड का मात्रा कितना होता है? ब्लड का मात्रा
यदि आप मेल हैं तो आप में 5 से 6 लीटर होता है। यदि आप फीमेल हैं, बहुत सारी फीमेल स्टूडेंट अभी देख रही होंगी, तो उसमें 4 से 5 लीटर के आसपास ब्लड होता है। क्या होता है? 4 से 5 लीटर के आसपास ब्लड होता है फीमेल में, और मेल में 5 से 6 लीटर का ब्लड होता है दोस्तों। ब्लड हमारा बनता कहाँ है? हमारे शरीर में ब्लड बनता है कहाँ दोस्तों? ब्लड हमारे शरीर में बनता है बोन मेरो में। बोन मेरो यानी अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में ब्लड का फॉर्मेशन होता है बोन मेरो में। बोन मेरो यानी आपके हड्डी के बीच में एक खोखला जगह होता है जो किससे फिल रहता है? बोन मेरो। बोन मेरो से, उसी बोन मेरो के अंदर आपके ब्लड का फॉर्मेशन होता है। और ब्लड मापा किससे जाता है? ब्लड मापा किससे जाता है दोस्तों? हीमोसाइटोमीटर। किससे नापा जाता है? हीमोसाइटोमीटर से नापा जाता है ब्लड। अब बात करें कि ब्लड आपके शरीर में 5 से 6 लीटर है, आप लोग अच्छे से समझ गए। ये 5 से 6 लीटर आपके पूरे बॉडी का लगभग 7% होता है। कितना? 7% के आसपास होता है। 7% आपके टोटल बॉडी वेट का 7% आपके शरीर में ब्लड है। क्या है? आपके बॉडी के टोटल बॉडी वेट का 7% आप में ब्लड का वेट है। यदि आपका वेट मान लेते हैं अभी 50 केजी है दोस्तों, तो आप में 3.5 केजी के आसपास ब्लड होगा। वहीं बात करें इसके नेचर के बारे में, इसका नेचर होता है दोस्तों बेसिक नेचर का होता है, क्षारीय नेचर का होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ NaCl। किसके प्रेजेंस के कारण? NaCl के प्रेजेंस के कारण इसका नेचर क्या होता है दोस्तों? बेसिक होता है। इसका pH 7.4 होता है। ये आप लोग नोट डाउन करेंगे कि इसका pH 7.4 होता है। 7.4 होता है दोस्तों, ब्लड का pH 7.4 होता है। और वही बात करें कलर, ब्लड का कलर कैसा होता है? ब्लड का कलर होता है दोस्तों रेड। कैसा होता है? लाल। ये लाल किसके कारण होता है? ये लाल कारण होता है दोस्तों हीमोग्लोबिन के कारण। आपके ब्लड का लाल कलर हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और ये हीमोग्लोबिन और कुछ नहीं, ये आरबीसी में मिलने वाला, ये आरबीसी में मिलता है। कहाँ मिलता है? आरबीसी में आपके रेड ब्लड सेल्स। अभी हम अभी रेड ब्लड सेल पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे हीमोग्लोबिन के बारे में दोस्तों। तो हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। क्या होता है? आयरन होता है। वो आयरन का 2 आइसोटोप होता है, फेरस और फेरिक, Fe2+ और Fe3+। तो हमारे ब्लड में Fe+2 मिलता है। क्या मिलता है? Fe+2 यानी फेरस आयन हम लोगों के हीमोग्लोबिन में मिलता है, जिसके कारण हमारे ब्लड का कलर लाल होता है दोस्तों। और इसमें हीम या हिमेटिन प्रोटीन रहता है ब्लड में। बात करें हीमोग्लोबिन का मात्रा आपके शरीर में, हमारे शरीर में, ह्यूमन के शरीर में, मानव के शरीर में, मेल यानी पुरुष के शरीर में दोस्तों 14 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। वहीं बात करें फीमेल की तो वो 10 से 14 ग्राम होता है। क्या होता है? 10 से 14 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड होता है। 100 ml ब्लड में यदि आप पुरुष हैं तो आप में दोस्तों 14 से 16 ग्राम होगा। यदि आप फीमेल हैं 10 से 14 ग्राम होगा। तो इसका मतलब ये भी बोल सकते हैं कि फीमेल के शरीर में क्या होता है? थोड़ी सी ब्लड की मात्रा कम होती है। वो तो हम लोग पहले से ही देख चुके हैं कि फीमेल में वैसे भी 4 से 5 लीटर ब्लड होता है। इसीलिए बोला जाता है कि लेडीज लोग खून चूसती है। क्या करती है? खून चूसती है, ताकि खून उसका बढ़ जाए। चलते हैं, इसको सीरियस नहीं लेना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड पे कि हम लोग ब्लड के बारे में बात कर रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे कि ब्लड में ये हम लोग देखेंगे दोस्तों, ब्लड में पाए जाने वाले सेल्स की बात करेंगे। तो ब्लड का वैसे हम देखें दोस्तों, ब्लड, आपका ब्लड जो है, रक्त जो है, इसके 2 कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं। 2, एक होता है दोस्तों आपका प्लाज्मा। ये देख रहे हैं प्लाज्मा, ये ब्लड वेसल्स है। क्या है? आपका रक्त वाहिका है जिसमें ये ब्लड बह रहा है। ये लिक्विड पार्ट जो है दोस्तों, इसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मा। क्या कहते हैं? प्लाज्मा। ये आपके टोटल ब्लड का 55% होता है। क्या होता है? 55%। 55% आपके ब्लड में क्या है दोस्तों? 55% प्लाज्मा है, जो क्या है? लिक्विड पार्ट है आपके ब्लड का। लिक्विड पार्ट जिसमें ये सारे सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स और ये बिम्बाणु, आपका प्लेटलेट्स, तीनों मूव करता है। ये उसका मीडियम है दोस्तों, लिक्विड मीडियम है प्लाज्मा।
55% ये टोटल होता है। वहीं इसके सॉलिड पार्टिकल्स की बात करें, ये 45% होता है। कितना? 45% आपके ब्लड में सॉलिड पार्टिकल्स है, जिसमें WBC, RBC और प्लेटलेट्स है। WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स, ये श्वेत रक्त कोशिका। RBC यानी रेड ब्लड सेल्स यानी लाल रक्त कोशिका। वहीं प्लेटलेट्स की बात करें दोस्तों, ये है बिंबाणु। क्या है? बिंबाणु। यहाँ से आप एक अंदाजा भी लगा सकते हैं, किसका आकार आपको सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है दोस्तों? श्वेत रक्त कोशिका यानी WBC का आकार थोड़ा बड़ा है, रेड ब्लड सेल्स का आकार उससे थोड़ा छोटा है, और प्लेटलेट्स सबसे छोटा है। अब चलते हैं, थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे अब इसके सॉलिड पार्ट्स के बारे में, ब्लड के सॉलिड पार्ट्स के बारे में, जो कितना है हमारे बॉडी में 45% है। कितना है? 45% है सॉलिड पार्टिकल्स। इसमें 3 चीज आता है आपका WBC, RBC और प्लेटलेट्स यानी श्वेत रक्त कोशिका, लाल रक्त कोशिका और बिंबाणु के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों, पहले हम लोग प्लाज्मा के बारे में थोड़ा सा देख लें, फिर प्लाज्मा की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। प्लाज्मा दोस्तों हमारे बॉडी में हमारे रक्त का 55% पार्ट क्या होता है? प्लाज्मा होता है 55%। ये क्या होता है? लिक्विड मीडियम है। क्या है दोस्तों? लिक्विड मीडियम है। ये हमारे ब्लड में लिक्विड मीडियम है, और इसका कलर होता है हल्का पीला। हल्का पीला कलर होता है, किसके कारण? बिलीरुबिन के कारण। बिलीरुबिन के कारण इसका कलर हल्का पीला होता है। ये बिलीरुबिन आता कहाँ से है दोस्तों? तो ये बिलीरुबिन हमारे लीवर से आता है। कहाँ से? लीवर से, यानी यकृत से आता है। ये यकृत बिलीरुबिन देता है प्लाज्मा में, उसका कलर हो जाता है हल्का पीला, और यही लीवर हमारे बाइल जूस में क्या करता है? बाइल में देता है दोस्तों बिलीवर्डिन देता है। क्या करता है? बिलीवर्डिन देता है, जिसके कारण हमारे बाइल जूस का कलर क्या हो जाता है दोस्तों? ग्रीन हो जाता है। क्या हो जाता है? ग्रीन हो जाता है, हरा हो जाता है। कोई पूछे हमारे बाइल जूस, हमारे पित्त रस का कलर कैसा होता है दोस्तों? ग्रीन कलर होता है। वो भी लीवर से ही निकलता है। किसके कारण? बिलीवर्डिन के कारण। किसके कारण? बिलीवर्डिन के कारण। अब चलते हैं, लाइट येलो कलर किसके कारण? बिलीरुबिन के कारण। ग्रीन कलर बाइल जूस का, बिलीवर्डिन के कारण। तो प्लाज्मा का कलर कैसा हो गया दोस्तों? लाइट येलो कलर का। कैसा? हल्का पीला रंग का होता है दोस्तों, जिसमें कि वाटर यानी जल यानी पानी 90 से 92% होता है। कितना होता है? 90 से 92% आपके प्लाज्मा में क्या है? जल ही है, वाटर ही है। बात करें आगे तो उसमें ग्लूकोज रहता है, कुछ साल्ट रहता है, कुछ मिनरल्स रहता है दोस्तों। वो लगभग 1% रहता है, 1% के आसपास। और वहीं बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन इसमें 8 से 9% प्रोटीन होता है। आपके प्लाज्मा में 8 से 9% प्रोटीन रहता है, और ये प्रोटीन ऐसा कि जिसका बहुत बड़ा काम है आपके परिसंचरण तंत्र में, आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में बहुत बड़ा काम करता है ये प्रोटीन। ये 5 टाइप्स के प्रोटीन होते हैं। कितने टाइप के प्रोटीन होते हैं दोस्तों आपके प्लाज्मा में? 5 टाइप के। कितने? 5 टाइप्स के प्रोटीन होते हैं। बात करें, पहला होता है थ्रोम्बिन, फिर होता है प्रोथ्रोम्बिन, एक होता है फाइब्रिनोजेन, एक होता है ग्लोब्यूलिन, और एक होता है एल्ब्यूमिन। कौन सब? नोट डाउन आप लोग कर लेंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लेंगे? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सब होता है दोस्तों, थ्रोम्बिन होता है, प्रोथ्रोम्बिन होता है, फाइब्रिनोजेन होता है, ग्लोब्यूलिन होता है और एल्ब्यूमिन होता है। बात करें इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट की, ये फाइब्रिनोजेन प्रोटीन जो है दोस्तों, ये आपके जब चोट लगता है, घाव हो जाता है, वहाँ से खून बहता है, तो उसको थक्का जमाने के लिए यही फाइब्रिनोजेन काम आता है। क्या आता है? यही फाइब्रिनोजेन काम आता है तब। तो ये 5 टाइप का प्रोटीन आपके प्लाज्मा में मिलता है। बिल्कुल याद रखना है इसको, बार बार ये एग्जाम में आता है। थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन, ग्लोब्यूलिन और एल्ब्यूमिन के बारे में। अब इसका फंक्शन क्या क्या होता है दोस्तों? आपके प्लाज्मा का फंक्शन क्या क्या होता है दोस्तों? आपके प्लाज्मा का सबसे पहला होता है दोस्तों कि आपके बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। आपके बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर देता है। बात करें दूसरे फंक्शन की, तो ये आपके ब्लड का पीएच रेगुलेट करता है। कितना?
पीएच, अभी मैंने पढ़ाया था आपको कि आपके ब्लड का पीएच कितना होता है 7.4, ये उसको रेगुलेट करता है। और ये ग्लूकोज का ट्रांसफ़र करता है कहाँ तक, आपके ग्लूकोज का ट्रांसफ़र, हर एक सेल तक ग्लूकोज का पहुँचाना ये प्लाज्मा के ऊपर डिपेंड है, ये प्लाज्मा ही पहुँचाता है। और ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, अभी मैंने जस्ट बताया कि फाइब्रिनोजेन प्रोटीन जो है आपके ब्लड क्लॉटिंग में, ब्लड को थक्का जमाने में सबसे इम्पोर्टेंट प्रोटीन है दोस्तों। और यदि हम ब्लड से, आपका ब्लड है उसमें फाइब्रिनोजेन सिर्फ फाइब्रिनोजेन को निकाल देते हैं, तो उस ब्लड को हम लोग बोलते हैं सीरम। क्या बोलते हैं, सीरम बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, सीरम बोलते हैं। इसमें क्लॉटिंग नहीं होता है, ब्लड विदाउट फाइब्रिनोजेन, ब्लड विदाउट फाइब्रिनोजेन। यदि ब्लड में फाइब्रिनोजेन नहीं है तो उसको हम लोग सीरम बोलेंगे। इस सीरम में कभी भी क्लॉटिंग नहीं होगा, क्योंकि क्लॉटिंग एजेंट क्या है, आपका फाइब्रिनोजेन है। वो फाइब्रिनोजेन आपके ब्लड से तो निकल गया है, तो अब ऑब्वियसली होगा नहीं ब्लड का क्लॉटिंग। इसके फंक्शन को भी ध्यान में रखना है आपको। चलते हैं नेक्स्ट, अब बात करते हैं उसके ठोस पार्टिकल्स के बारे में, कि ब्लड का जो ठोस पार्टिकल आपका 45% था, उसमें फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक सबसे पहला हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों आरबीसी के बारे में, लाल रक्त कोशिका के बारे में। किसके बारे में, लाल रक्त कोशिका, आपका आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। बिल्कुल ऐसा रेड ब्लड सेल्स होता है दोस्तों, रेड ब्लड सेल्स आप लोग देख सकते हैं कि रेड ब्लड सेल्स आपके शरीर में ऐसा ही होता है। ये कैसा है दोस्तों, ये स्मॉलेस्ट ब्लड सेल है। क्या है, सबसे छोटा ब्लड सेल ये है। आरबीसी आपके ब्लड में सबसे छोटा है ब्लड सेल। और इसको क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स को इरिथ्रोसाइट्स। बिल्कुल मेरे साथ रिपीट करना है ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे दोस्तों, एकदम रिपीट करते जाना है कि इसको बोलते हैं इरिथ्रोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट बोलते हैं आरबीसी को। ये सबसे छोटी रक्त कोशिका है, सबसे छोटा सेल है आपके ब्लड का। वैसे बात करें साइज का तो सबसे ज़्यादा दोस्तों आपका सबसे छोटा हो गया आरबीसी, उसके बाद प्लेटलेट्स, और सबसे बड़ा आपके ब्लड में कौन सा हो गया, डब्ल्यूबीसी। सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी, उससे छोटा आपका प्लेटलेट, और उससे सबसे छोटा आपका आरबीसी दोस्तों। इसीलिए आरबीसी का संख्या हमारे ब्लड में मिलियंस में होता है, प्लेटलेट्स हमारे ब्लड में लाख में होता है, और डब्ल्यूबीसी का संख्या सिर्फ 1000 में होता है। किस में होता है, सिर्फ 1000 यानी कुछ हजार में। अभी हम लोग आगे देखेंगे दोस्तों। सिर्फ आरबीसी का संख्या दोस्तों, आरबीसी जो होता है रेड ब्लड सेल्स का संख्या हमारे और मेल और फीमेल में अलग अलग होता है। बाकी प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी का संख्या उतना ही रहता है। आरबीसी का संख्या अलग होने से इसलिए भी मतलब है दोस्तों कि वहाँ हम लोग देख रहे हैं कि हीमोग्लोबिन भी मेल और फीमेल में अलग है, तो ऑब्वियसली आरबीसी का भी संख्या ऊपर नीचे होगा ही दोस्तों। चलते हैं मेल और फीमेल में। मेल की बात करें, पुरुष में 4.5 से 5.5 मिलियन होता है, और फीमेल में 4 से 4.5 मिलियन पर 100 ml हीमोग्लोबिन। यदि आप 100 ml हीमोग्लोबिन अपना ब्लड का सैंपल ले जाते हैं दोस्तों लैब में टेस्ट कराने के लिए, जब वो आपका 5 ml ब्लड निकालता है आपके शरीर से, तो उसके आधार पर अंदाज़ा लगाता है कि इसमें आरबीसी का संख्या कितना है। तब बताता है कि आपको ब्लड कम हो गया है, इसको 2 यूनिट ब्लड चढ़ा दो, 1 यूनिट ब्लड चढ़ा दो, इसी अंदाज पे बताता है। तो वो पहले देखता क्या है कि पर 100 ml हीमोग्लोबिन आपके शरीर में कितना आरबीसी है। यदि वो देखेगा 4.5 से 5.5 तक है, तब तो आपके शरीर में ब्लड अच्छा है। वहीं देखेगा फीमेल में कि इसका 4 से 4.5 है मिलियन है, तो हाँ ठीक है, इसका भी ब्लड चढ़ाने का जरूरी नहीं है। बात करें आरबीसी का खोज, आरबीसी के खोज का श्रेय जाता है दोस्तों ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को आरबीसी के खोज का श्रेय जाता है। इन्होंने ही आरबीसी का खोज किया था। कौन, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। फॉर्मेशन कहाँ होता है आरबीसी का फॉर्मेशन, जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं कि ब्लड का फॉर्मेशन हमारे के अस्थि मज्जा हमारे बोन मेरो में होता है दोस्तों, उसी तरह आरबीसी भी ब्लड का ही एक कंस्टिट्यूएंट है, आपके ब्लड का ही पार्ट है। और आरबीसी का फॉर्मेशन भी हमारे बोन मेरो में होता है। कहाँ होता है, हमारे बोन मेरो, हमारे अस्थि मज्जा में होता है। और इसका लाइफ स्पेन, आरबीसी हमारे ब्लड में कब तक जिंदा रहता है, रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कोशिकाएं की लाइफ होती है दोस्तों 120 दिन। कितना, 120 दिन, लगभग 4 महीने के आसपास। 4 महीने के आसपास फिर ये डेड हो जाता है आरबीसी। रीजनरेशन और डिग्रेडेशन दोनों इसका
चलते रहता है। 120 दिन इसका लाइफ स्पेन होता है दोस्तों आरबीसी का। तो आपको सारा पॉइंट ध्यान में रखना है। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स को बोलते हैं, सबसे छोटा ब्लड सेल्स है, सबसे बड़ा ब्लड सेल्स डब्ल्यूबीसी है। मेल में 4.5 से 5.5 मिलता है, फीमेल में 4 से 4.5 मिलता है। खोज किसने किया था? ल्यूवेनहॉक ने किया था। और वहीं बात करें फॉर्मेशन कहाँ होता है? बोन मेरो में होता है। और इसका लाइफ स्पेन कितना होता है? 120 दिन होता है। एक एक पॉइंट से क्वेश्चन बनता है। आपको एसएससी दें, बीपीएससी दें, रेल कोई एग्जाम दे दें, आपको एक एक पॉइंट से क्वेश्चन आता है दोस्तों। इसीलिए मैंने सबसे पहले एक एक पॉइंट को हाईलाइट किया है, फिर आपको उससे बताते जा रहा हूँ ताकि आपका भी टाइम कंज्यूम कम हो। थोड़ी ही देर में आप पूरा का पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम का अच्छा से रिवीजन कर पाएँ। इसीलिए मैंने एक एक पॉइंट को अपने से पहले नोट डाउन कर रखा है बोर्ड पे, फिर आपको समझाते जा रहा हूँ। हालांकि आप लोग तो सब जानते ही होंगे, लेकिन होता है क्या कि कुछ छोटी छोटी जानकारियाँ जो आपके मन निकल जाता है दिमाग से कभी कभी, तो एक दो क्वेश्चन भी बहुत मायने रखता है। अभी आप सिकंदराबाद बोर्ड में फिल किए, मिला नहीं, पटना बोर्ड में इतना भारी है। इसी सब के लिए एक एक पॉइंट को ध्यान में रखना है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर दोस्तों कि हाँ, लीवर और स्प्लीन, आपका ब्लड का लाइफ स्पेन 120 दिन था दोस्तों। 120 दिन आपका ब्लड आरबीसी, आपके ब्लड में आरबीसी सेल, रेड ब्लड सेल्स, 120 दिन उसका लाइफ था। ये स्प्लीन, लीवर और स्प्लीन क्या यकृत और प्लीहा को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी याद रखिएगा, ये पॉइंट से भी क्वेश्चन बनता है। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी किसको कहा जाता है? आपके लीवर को और आपके स्प्लीन को, आपके यकृत को और आपके प्लीहा को। क्यों कहा जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी? यानी आरबीसी का कब्रिस्तान। तो यहाँ रिजनरेशन होता है दोस्तों, ब्लड का रिजनरेशन होता है, यहाँ स्टोर होता है। इसको ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं लीवर को, और ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी भी बोलते हैं दोस्तों आपके लीवर को। बात करें इसके शेप की, तो इसका शेप राउंड यानी गोलाकार या बाइकनकेव, चाहे तो ऐसा गोल होगा या फिर ऐसा होगा दोस्तों। इसका शेप बाइकनकेव जैसा होगा। बात करें मेच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों को बिल्कुल ध्यान में रखना है कि जब आरबीसी सेल, रेड ब्लड सेल मेच्योर हो जाता है, उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। हर एक सेल में वैसे न्यूक्लियस पाया जाता है। ये ध्यान रखना है कि मेच्योर आरबीसी, जब आरबीसी सेल्स मेच्योर कर जाते हैं, मान लीजिए आपके आरबीसी सेल्स है दोस्तों, तो इसमें न्यूक्लियस नहीं होगा। क्या होगा? न्यूक्लियस नहीं होगा दोस्तों। आपके आरबीसी सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होगा, मेच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होगा। और केमल एक इसका एक्सेप्शन है दोस्तों। केमल यानी ऊंट, जो कि रेगिस्तान में प्रायः पाया जाता है, तो इसके मेच्योर आरबीसी में भी न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? मेच्योर आरबीसी में भी न्यूक्लियस यानी केंद्रक होता है। क्या होता है? केंद्रक होता है। बहुत सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, आप लोगों को एक एक पॉइंट ध्यान में रखना है। हो सके तो आप एक एक स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। स्क्रीनशॉट लेकर के इसको चाहे प्रिंट आउट करा लीजिए या फिर बार बार देखिए मोबाइल में, जिससे आपका ये पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम रिकॉल होते रहे। बस सर्कुलेटरी सिस्टम पे 2 से 3 क्लास में आपको सर्कुलेटरी सिस्टम का मास्टरी हासिल हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन कोई भी एग्जाम का रहे, कहीं नहीं छूटने वाला है। तो लीवर और स्प्लीन को दोस्तों कब्रिस्तान कहा जाता है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। इसका रिजनरेशन होता है, इसको ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी भी कहते हैं और ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी भी कहते हैं। इसका शेप राउंड या बाइकॉन्केव होता है। वहीं बात करें मेच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। और केमल, सिर्फ ऊंट के आरबीसी में न्यूक्लियस होता है। ये सारा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। एक से एक पॉइंट से कहीं भी क्वेश्चन, अभी तो इतना कंपटीशन बढ़ गया है कि कौन क्वेश्चन कहाँ से उठा के दे दे इसका भी पता लगाना मुश्किल है। तो एक एक पॉइंट को गौर से करना है और एक एक पॉइंट पे ध्यान देना है दोस्तों। अब बात करें आरबीसी का कार्य क्या क्या होता है। आरबीसी हमारे शरीर में कौन कौन से कार्य करता है। आरबीसी यानी लाल रक्त कोशिका की हम लोग बात कर रहे हैं, तो आरबीसी का हमारे शरीर में कौन कौन सा काम होता है। जैसे आप घर में हैं तो आपका काम है, अभी घर में नहीं होंगे, कहीं बैठे होंगे, बोलेगा घर से कॉल आएगा, जाओ सब्जी लेते आओ, जाओ दूध लेते आओ। पापा होंगे तो वो बाहर जाते होंगे, कमा के लाते होंगे, जिससे आपका फैमिली चलता हो, या हो सकता है आप भी वर्किंग हो। तो सबका एक अलग अलग काम होता है। उसी तरह हमारे शरीर में आरबीसी का भी काम होता है दोस्तों। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट काम इसका होता है दोस्तों, ये O2 आपके ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का
ट्रांसपोर्टेशन करता है। क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन करता है। किसका? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन करता है। किसके किसके थ्रू? आरबीसी में हमने अभी क्या पढ़ा था? फर्स्ट पेज याद कीजिए कि हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। तो वही हीमोग्लोबिन क्या करता है? ये ऑक्सीजन को, चार ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करता है दोस्तों। क्या करता है? और लंग्स से इसको ले जाके आपके हार्ट तक पहुंचा देता है। वही बात करें, हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो उसको कहते हैं HbO2, उसको कहते हैं दोस्तों ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या कहते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। वही हीमोग्लोबिन जब आपके कार्बन मॉलिक्यूल से जुड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल से जुड़ता है, तो उसको बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का मेन काम हो गया आपके O2 और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन। और एक हीमोग्लोबिन दोस्तों 4 ऑक्सीजन को बाइंड करता है। कितना ऑक्सीजन को बाइंड करता है? 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को बाइंड करता है दोस्तों। बात करें CO2 के परिवहन के बारे में, CO2 यानी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के बारे में, तो हमारा हीमोग्लोबिन जो है दोस्तों 70 से 75% CO2 को ही बाहर ला पाता है, आपके लंग्स तक वापस करता है। और बाकी जितना बचा है CO2, 25 से 30% CO2 आपके ब्लड में कार्बोनिक एसिड बन जाता है दोस्तों। वो कार्बोनिक अम्ल बन जाता है। क्या बन जाता है? कार्बोनिक अम्ल बन जाता है, कार्बोनिक एसिड बन जाता है। यही कार्बोनिक एसिड H2CO3 बन जाता है, जो कि आप लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं। जितना ठंडा, अभी गर्मी आएगा, गर्मी में आप लोग ठंडा पियेंगे, पेप्सी, कोका कोला, थम्स अप, लिम्का जो भी पियेंगे, तो उसमें भी कार्बोनिक अम्ल मिलता है। तो ये कार्बोनिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है। होता है क्या? हीमोग्लोबिन दोस्तों C6H12O6 यानी आपका ग्लूकोज जो आपके प्लाज्मा से जाता है, और O2 आपके आरबीसी से, ये मिलकर CO2 प्लस H2O प्लस ATP बनता है। तो ये वापस हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन CO2 के साथ बाइंड करके ब्लड के बाहर लंग्स यानी फेफड़ा तक पहुंचा देता है। ये आपके रिस्पायरेशन का प्रोडक्ट है कि CO2 प्लस H2O और ATP जो आपके प्लाज्मा में जब C6H12O6 यानी आपका ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलकर टूटता है तो CO2 H2O प्लस एनर्जी रिलीज होता है। तो क्या करता है ये हीमोग्लोबिन? आपके कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करता है और उसको बना देता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। वापस ले जाके आपके लंग्स को वापस कर देता है कि भाई मेरा तो काम हो गया, अब तुम इसको बाहर कर दो, एक्सहेल कर दो, वापस सांस छोड़ दो, CO2 को बाहर कर दो अपने शरीर से। तो बात करें डिजीज के बारे में। अब डिजीज, रोग, आरबीसी के कारण हमारे शरीर में आरबीसी में कुछ खराबी आ गया या आरबीसी कम बन रहा है या कुछ भी, तो इससे रिलेटेड आपके शरीर में कौन कौन से रोग हो सकते हैं, कौन कौन से व्याधियां हो सकती है, कौन कौन सी डिजीज हो सकती है दोस्तों। तो सबसे पहला डिजीज है सिकल सेल एनीमिया। क्या? सिकल सेल एनीमिया। इसमें क्या होता है दोस्तों? आपके ब्लड का शेप चेंज हो जाता है, आपके आरबीसी का शेप। अब आरबीसी का शेप मान लीजिए गोल था और ये ऐसा हो गया। कैसा हो गया? हाफ हो गया। तो अब ये क्या करेगा? तो हीमोग्लोबिन को कम बाइंड, ये इसका शेप छोटा हो जाने से दोस्तों ये कम ऑक्सीजन को बाइंड करेगा। क्या करेगा? कम ऑक्सीजन को बाइंड करेगा। तो आपको बहुत सारी तकलीफें होंगी। सिकल सेल एनीमिया का पेशेंट बहुत ही ज़्यादा इसको ब्लड चढ़ाने का ज़रूरत पड़ता है। सिकल सेल एनीमिया में इसका शेप कैसा हो जाता है? आरबीसी का राउंड से हाफ मून हो जाता है, गोल से अर्ध चंद्राकार हो जाता है, हाफ मून अर्ध चंद्राकार। बात करें जैसे आप लोग मार्केट जा रहे हैं दोस्तों, आपके पास थैला है, थैला में यदि आपको 500 रुपया का सामान लेना है, या मान लेते हैं 5 kg सब्जी लेना है, आपका थैला आधा फट गया, साइकिल के हैंडल में आ गया, मोटरसाइकिल के नीचे आ गया, आपका आधा झोली फट गया। अब क्या करेंगे आप लोग? वो 5 kg का थैली जो आप लेके गए थे उसमें क्या 5 kg ला पाएंगे सब्जी? बिल्कुल नहीं ला पाएंगे। तो क्या होगा? 2 से 2.5 किलो, मैक्सिमम 2 किलो, 2.5 किलो सब्जी आ पाएगा। लेकिन आपके घर में खाने वाले उतने लोग हैं, कितने? 50 लोग हैं। उसको तो 5 kg सब्जी चाहिए था, लेकिन उसको मिल रहा है कितना? 1 से 2 किलो सब्जी मिल रहा है। वहाँ आपूर्ति आपको कितना करना था? 5 kg का। सेम कंडीशन आरबीसी का होता है कि पूरा ये राउंड शेप रहता है और इसका शेप कैसा हो जाता है तो दोस्तों हाफ मून हो जाता है। कैसा हो जाता है? अर्धचंद्राकार हो जाता है। तो ये क्या करता है? ऑक्सीजन को ज़्यादा बाइंड नहीं कर पाता है। सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट के साथ ऐसा ही कंडीशन होता है। वहीं बात करें दोस्तों
पॉलीसिथेमिया, यदि आपके शरीर में आरबीसी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, आरबीसी का नंबर, रेड ब्लड सेल्स का नंबर बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया, तो वैसा कंडीशन होता है दोस्तों पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया उस कंडीशन को बोलते हैं। वहीं आरबीसी बहुत ज़्यादा कम हो गया दोस्तों, आपके ब्लड में आरबीसी का संख्या बहुत ही ज़्यादा कम हो गया, तब उसको बताएंगे एनीमिया हो गया है, अरक्तता हो गया है। इसको भाई ब्लड चढ़ाओ जल्दी से जल्दी कोई ब्लड इसको दो और इसको किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाके इसके शरीर में ब्लड दो, इसको ब्लड चढ़ाओ। एनीमिया देखते होंगे बहुत सारा प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड की कमी हो जाती है, एनीमिया हो जाता है, तब उसको ब्लड चढ़ाया जाता है या फिर आयरन यानी फॉलिक एसिड का टेबलेट दिया जाता है। तो सिकल सेल एनीमिया, आरबीसी का क्या होता है, शेप ही चेंज हो जाता है, राउंड से हाफ मून हो जाता है, गोल से अर्धचंद्राकार हो जाता है, बिल्कुल याद रखना है दोस्तों। वहीं बात करें यदि आपके शरीर में आरबीसी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, रेड ब्लड सेल्स बहुत ज़्यादा बनने लगा, तो उसको बोलते हैं पॉलीसिथेमिया। क्या बोलते हैं, पॉलीसाइथेमिया। और बात करें आरबीसी बहुत ज़्यादा घट गया आपके ब्लड में, तब उसको बोलते हैं दोस्तों एनीमिया। एनीमिया कंडीशन हो गया, आपके शरीर में ब्लड बहुत ही ज़्यादा घट गया। अब चलते हैं हम लोग दोस्तों, लगभग आरबीसी का सब कुछ हम लोग पढ़ ही चुके हैं। अब चलते हैं डब्ल्यूबीसी पे। किस पे, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल। किस पे, व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कोशिका। व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कोशिका के बारे में हम लोग अभी देखेंगे। श्वेत रक्त कोशिका, जिसको क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स। इससे पहले आप लोग आरबीसी के बारे में पढ़ चुके हैं, उसको क्या बोल रहे थे, इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट्स ये ऐसा टर्म है दोस्तों, बिल्कुल याद रखिएगा। आप लोगों को एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए आरबीसी के बदले डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रक्त कोशिका के बदले सीधे लिख देगा कि ल्यूकोसाइट्स। क्या लिख देगा कि ल्यूकोसाइट्स लिख देगा, तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा कि भाई हम लोग तो पढ़ के आए थे व्हाइट ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी, श्वेत रक्त कोशिका, और यहाँ हम लोगों को लिखा मिल रहा है ल्यूकोसाइट। तो कंफ्यूज नहीं करना है, एक से एक नाम आपको याद रखना है दोस्तों। जैसे हम लोग आरबीसी का पढ़े थे एरिथ्रोसाइट, रेड ब्लड सेल्स यानी लाल रक्त कोशिका का, वैसे ही डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कोशिका का क्या नाम होता है दोस्तों, ल्यूकोसाइट्स होता है। ये प्राय नाम आपको ल्यूकोसाइट्स, इरिथ्रोसाइट्स, प्लेटलेट्स, ये जब आप कभी बीमार पड़े होंगे और ब्लड जांच कराने किसी पैथोलॉजी में गए होंगे, तो वहाँ से जब ब्लड का रिपोर्ट आता है, पूरा ब्लड का रिपोर्ट देखिएगा, तो उसमें लिखा रखता है ओ ल्यूकोसाइट्स इतना है आपके शरीर में, इरिथ्रोसाइट्स इतना है, प्लेटलेट्स इतना है। फिर वो आरबीसी में जैसे ही देखेगा इरिथ्रोसाइट्स में, अच्छा हीमोग्लोबिन इतना है, यदि आप मेल हैं तो फिर देखेगा 14 से 16 है कि नहीं, उससे कम है, अरे इसमें हीमोग्लोबिन का कमी है। तो इसी प्रकार ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स यानी श्वेत रक्त कोशिका को, आरबीसी बोलते हैं, आरबीसी को बोलते हैं इरिथ्रोसाइट्स। ये बिल्कुल याद रखना है दोस्तों। इस पहले इसका बात कर लें कि क्वांटिटी कितना होता है, क्वांटिटी कितना होता है। तो दोस्तों ये हमारे शरीर में संख्या में कम होता है और सबसे बड़ी कोशिका है। क्या है, डब्ल्यूबीसी सबसे बड़ी रक्त कोशिका है, सबसे बड़ा ब्लड सेल है। कौन है, डब्ल्यूबीसी। तो यदि सबसे बड़ा होगा तो इसका संख्या कैसा होगा दोस्तों, कुछ हजार में होगा। कैसा, कुछ 1000 में होगा। तो इसका संख्या होता है दोस्तों 8 से 10,000 पर 100 ml हीमोग्लोबिन। यहाँ आपके ब्लड में यदि 100 ml हीमोग्लोबिन है तो उसमें कितना मिलेगा, 8 से 10,000 आपका व्हाइट ब्लड सेल्स होगा दोस्तों। डिस्कवरी इसका किए थे विलियम एडिसन और गैब्रिएल एंड्रल। कौन, विलियम एडिसन और गैब्रिएल एंड्रल। तो याद आपको रखना है कि एडिसन और एंड्रेल दो ऐसे साइंटिस्ट थे जो ल्यूकोसाइट्स यानी डब्ल्यूबीसी का डिस्कवरी किए थे। ल्यूकोसाइट्स का डिस्कवरी एडिसन एंड एंड्रल। आरबीसी, इससे पहले मैंने पढ़ाया था कि बताया था आप लोगों को कि आरबीसी का डिस्कवरी किसने किया था, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के बारे में। वहीं बात करें अभी डब्ल्यूबीसी का डिस्कवरी एडिसन एंड एंड्रल, एडिसन एंड एंड्रल। मेरे साथ साथ रिपीट कीजिए, फिर आपको तुरंत याद होगा। बिल्कुल स्लाइड के स्लाइड आपको याद करते जाना है, आधा घंटा 1 घंटा बने रहना है। आपका बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा दोस्तों। एसएससी, रेलवे, बैंक पीओ नहीं, बीपीएससी, ये बहुत सारे एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। एक पॉइंट से क्वेश्चन वो लोग बनाता है। डिस्कवरी
विलियम एडिसन और गैब्रियल एंड्रल, यानी एडिसन और एंड्रल इसका डिस्कवरी किए थे दोस्तों आपके WBC का। तो WBC अभी जैसे मैंने बताया कि आपको ये आपके बॉडी का सबसे बड़ी रक्त कोशिका है, लार्ज आपका सबसे बड़ा ब्लड सेल कौन है? WBC है। यदि WBC आपके शरीर में, मान लेते हैं एक रेशियो में कि WBC आपके शरीर में टोटल 1 है, तो RBC आपके शरीर में 600 होगा और प्लेटलेट्स आपके शरीर में 40 होगा। ये रेशियो होता है। क्या होता है? रेशियो। WBC यदि आपके ब्लड में 1 है तो RBC 600 के आसपास और प्लेटलेट्स 40 के आसपास। तो इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि WBC हमारी बॉडी का सबसे बड़ा है और RBC रेड ब्लड सेल्स लाल रक्त कोशिका सबसे छोटी है, प्लेटलेट्स दोनों के बीच का है दोस्तों। इसका लाइफ स्पेन, ये कितना दिन इसका लाइफ स्पेन होता है दोस्तों? तो इसका लाइफ स्पेन 2 से 4 दिन का होता है मात्र। WBC का लाइफ स्पेन दोस्तों 2 से 4 दिन का ही होता है। बहुत बड़ा है तो इसके ऊपर बहुत सारा काम रहता है, तो बहुत सारा काम करते करते ये बिल्कुल थक जाता है और इसका लाइफ स्पेन 2 से 4 दिन का होता है। बिल्कुल याद रखना है। इसका निर्माण और विघटन, फॉर्मेशन और डिकम्पोजिशन दोस्तों दोनों आपके ब्लड में ही हो जाता है। कहाँ हो जाता है? आपके ब्लड में ही हो जाता है। ब्लड में ही ये बनता है और ब्लड में ही खत्म हो जाता है। वहीं बात करें शेप, अमीबा के जैसे होता है। जैसे हम लोग अमीबा को देखते हैं, अमीबा का शेप कैसा होता है? कोई रेगुलर शेप नहीं होता है अमीबा का। ठीक उसी प्रकार अमीबा के जैसे इसका इरेगुलर शेप होता है। WBC का शेप इरेगुलर होता है, कोई डिफिनिट शेप नहीं होता है कि गोलाकार है, कि अर्धचंद्राकार है, हाफ मून साइज है, कि गोल है, राउंड है, ऐसा कुछ नहीं होता है। WBC का शेप बिल्कुल अमीबा के जैसे होगा। अमीबा बहुत ही बदमाश है। क्या है? बहुत ही बदमाश टाइप का है। ये कभी भी अपना साइज शेप चेंज कर लेता है दोस्तों। ठीक उसी की तरह WBC है हमारे बॉडी में, इसका शेप और साइज कभी डिफिनिट नहीं होता है हमारे शरीर में। इसका शेप और साइज चेंज होते रहता है। बात करें WBC को और 2-3 चीज नाम दिया गया है, इससे बार बार एग्जाम क्वेश्चन आए हैं दोस्तों कि फाइटर सेल इसको कहा जाता है। फाइटर देखते होंगे 4-5 लड़का का मारपीट हुआ, एक आता है तो मोटा ताजा पूरा मारपीट करके निकल जाता है, तो वही WBC है। आपके बॉडी के लिए फाइटर सेल कौन है? WBC है। सोल्जर सेल है, सैनिक है। आपके बॉडी बॉर्डर पे, हमारे बॉर्डर पे, चाहे चीन के सीमा पे बात करें या जम्मू कश्मीर में बात करें, तो हमारे बॉर्डर, हमारे सैनिक खड़े होते हैं बॉर्डर्स पे, तो उनका काम क्या होता है? दुश्मनों से लड़ना, एनिमी से फाइट करना। तो बिल्कुल वही है हमारे WBC का काम। इसको सोल्जर सेल भी कहा जाता है, इसको इम्यून सेल भी कहा जाता है और इसको बॉडीगार्ड सेल भी कहा जाता है। बिल्कुल ये चारों याद रखना है। फाइटर सेल, सोल्जर सेल, इम्यून सेल और बॉडीगार्ड सेल, ये 4 नाम इसका बार बार एग्जाम में आता है कि फाइटर सेल किसको बोलते हैं, बॉडीगार्ड सेल किसको बोलते हैं, सोल्जर सेल किसको बोलते हैं, इम्यून सेल किसको बोलते हैं। सारा का सारा नाम आपके WBC का है, आपके व्हाइट ब्लड सेल्स का है, जिसको हम लोग ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। बार बार ये सारा टर्म आपको याद रखना है। इसका फंक्शन होता है दोस्तों हमारे बॉडी में इम्यूनिटी यानी प्रतिरक्षा को बनाए रखने में, कि आप पे कोई भी ऑर्गेनिज्म का अटैक हो, जैसे वो वायरस हो, कोई बैक्टीरिया हो, यानी पढ़े होंगे आप लोग हिंदी में जीवाणु, विषाणु, वो सब, किसी भी फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यदि आपके शरीर पे कोई अटैक होता है या फिर किसी प्रकार का रोग होता है, आपके शरीर में कोई भी डिजीज होता है, तो ये इम्यूनिटी देता है, प्रतिरक्षा देता है दोस्तों, आपके शरीर को इम्यूनिटी देता है। और इसका एक काम है फेगोसाइटोसिस होता है दोस्तों, प्रतिभक्षण करता है। ये क्या करता है? आने वाले फॉरेन पार्टिकल्स को खा लेता है। जैसे अमीबा होता है ना, अमीबा में होता है कि अब जैसे ही फूड आया तो ये फूड को ऐसे 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 करके कैप्चर कर लेता है। तो ये क्या करता है? इसका एक नेचर होता है, ये दूसरे फॉरेन सेल को दोस्तों, व्हाइट ब्लड सेल, दूसरे फॉरेन सेल यदि हमारे बॉडी में कोई आता है तो उसको ये फेगोसाइटोसिस कर लेता है, खा लेता है, प्रतिभक्षण कर लेता है। तो इसलिए ये हमारे शरीर का इम्यूनिटी बनाए रखता है, प्रतिरक्षा बनाए रखता है हमारे शरीर में। कौन? WBC। बिल्कुल एक से एक पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों। अब बात करें WBC के प्रकार का। व्हाइट ब्लड सेल हमारे शरीर में कितने टाइप के होते हैं? व्हाइट ब्लड सेल यानी श्वेत रक्त कोशिका आपके शरीर में
कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तो ये 2 प्रकार के होते हैं, कनिकामय और अकनिकामय, ग्रेन्युलोसाइट्स और एग्रेन्युलोसाइट्स, माने जिसमें कनिका हो। देख रहे हैं ये आपका न्यूट्रोफिल्स है, ये आपका एसिनोफिल्स है और ये आपका बेसोफिल्स है। तो ये क्या है? तीनों कनिकाभमय है। क्या है? ग्रेन्युलोसाइट्स है। और वहीं बात करें एग्रेन्युलोसाइट्स अकाभिमय का, तो ये लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स, ये पांचों टाइप किसका होता है? आपके वाइट ब्लड सेल्स, आपके WBC यानी आपके श्वेत रक्त कोशिका का। किसका? श्वेत रक्त कोशिका जो आपके शरीर में है वो 5 टाइप के होते हैं। आपके शरीर में जो श्वेत रक्त कोशिका हैं वो कितने टाइप के होते हैं दोस्तों? 5 टाइप के होते हैं। ये पांचों टाइप यहाँ लिखे गए हैं दोस्तों, जिसको हम लोग बोलते हैं ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट्स का 2 टाइप, ग्रेन्युलोसाइट्स और एग्रेन्युलोसाइट्स। तो ग्रेन्युलोसाइट्स यानी कनिकाभमय का फिर 3 टाइप। कौन सा? एक न्यूट्रोफिल, बिल्कुल ध्यान देना है, यहाँ क्या लिखा हुआ है? न्यूट्रोफिल। यदि आप लोगों को दिखाई ना दे रहा हो तो मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ दोस्तों, ये है ये न्यूट्रोफिल है दोस्तों। क्या है? न्यूट्रोफिल है। ये क्या होता है दोस्तों? ये सबसे ज़्यादा होता है WBC में, सबसे ज़्यादा क्या होता है? न्यूट्रोफिल्स होता है। इसका काम होता है प्रतिभक्षी। क्या? फेगोसाइटोसिस, अभी हमने पढ़ा। फेगोसाइटोसिस क्या करता है? आने वाले फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ये मार देता है, उसको खा लेता है, उसका भक्षण कर लेता है, इसीलिए उसको बोलते हैं प्रतिभक्षी कोशिका। WBC को बोलते हैं प्रतिभक्षी। प्रतिभक्षी यानी फेगोसाइटोसिस, फेगोसाइटोटिक बोलते हैं। तो WBC में ये न्यूट्रोफिल्स जो होता है वो उसका संख्या सबसे ज़्यादा होता है और उसका काम भी होता है दोस्तों फेगोसाइटोसिस करना। बात करें एसिनोफिल्स की, जब आप लोग ब्लड टेस्ट कराते हैं दोस्तों, तो ब्लड सेल्स में जब आप ब्लड रिपोर्ट कराने गए होंगे, ब्लड रिपोर्ट लिए होंगे दोस्तों, तो उसमें लिखा रहता है कि आपके जब जब WBC के सेक्शन में जाइएगा व्हाइट ब्लड सेल्स में, तो वहाँ ये सब लिखा रहता है, न्यूट्रोफिल्स और एसिनोफिल्स। एसिनोफिल्स क्या होता है दोस्तों? कि अगेंस्ट आपके एलर्जी के काम कर रहा है। यदि आपके शरीर में एलर्जी आता है या फिर वायरल अटैक होता है तो तब काम कौन करता है? एसिनोफिल्स काम करता है। आप गांव घर में सुने होंगे कि एसिनोफिलिया हो गया। क्या हो गया? एसिनोफिलिया हो गया। एसिनोफिल्स बढ़ जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं एसिनोफिलिया हो गया। वही एसिनोफिल्स आपके अगेंस्ट एलर्जी और वायरस के काम करता है। वहीं बात करें दोस्तों बेसोफिल की, किसकी बात करें? बेसोफिल की बात करें, बेसोफिल सेल्स की बात करें, तो ये सबसे कम होता है। इसका भी काम होता है दोस्तों कि एलर्जी के टाइम ये भी काम आता है। बेसोफिल्स भी एलर्जी के टाइम काम आता है। इसके साथ साथ ये एंटीक्लॉटिंग प्रोटीन भी बनाता है। एंटीक्लॉटिंग प्रोटीन भी बनाता है दोस्तों, जिसको बोलते हैं हेपेरिन। क्या बोलते हैं? हेपेरिन। हेपेरिन जो आपके ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ब्लड क्लॉटिंग नहीं, ये हेपेरिन आपके ब्लड को आपके शरीर के अंदर में जमने नहीं देता है। याद रखना है कि हेपेरिन आपके ब्लड का थक्का नहीं जमाता है, आपके सर्कुलेट आपके ऑर्गन में ब्लड को जमने नहीं देता है। हेपेरिन क्या नहीं करने देता है? ब्लड को जमने नहीं देता है। बिल्कुल ये पॉइंट याद रखना है दोस्तों। हेपरिन आपके सर्कुलेशन में हेल्प करता है और आपके ब्लड को जमने नहीं देता है। यही हेपरिन जब कम हो जाता है तब लीच यानी जोंक जोंक होता है, उसमें मिलता है हेरोडिन, वो हेरोडिन फिर दिया जाता है। वही बात करें अनिकाभमय, जिसका 2 टाइप, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। क्या? लिम्फोसाइट्स की बात करें और मोनोसाइट्स की बात करें, मोनोसाइट्स की बात करें दोस्तों, तो लिम्फोसाइट्स ये सबसे छोटी WBC है। क्या है? सबसे छोटी WBC कौन सी? लिम्फोसाइट। और सबसे बड़ी WBC ये मोनोसाइट है। क्या है? मोनोसाइट है। ये आपको फ्यूचर इम्यूनिटी देता है, एडवांस लेवल इम्यूनिटी देता है, मेमोरी सेल्स बनाता है। जैसे पोलियो का वैक्सीन, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके साथ ही उसको पोलियो का वैक्सीन दिया जाता है। तो इसका मतलब तो ये नहीं है कि उसको वहाँ पोलियो हो गया, पोलियो हो गया तब पोलियो वैक्सीन दिया जा रहा है। या फिर अब गांव घर में देखते होंगे कि पोलियो का ड्रॉप दिया जाता है बच्चों को। तो ये तब उस टाइम यही लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स
मेमोरी सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं, एडवांस लेवल इम्यूनिटी बना के रखते हैं फ्यूचर के लिए, कि यदि कभी आपके शरीर में पोलियो वायरस का अटैक होगा तो फिर ये दोनों लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स एक्टिव होके उसको खत्म कर देंगे। क्या कर देंगे? उसको खत्म कर देंगे। ये फ्यूचर लेवल आपके भविष्य काल के लिए इम्यूनिटी प्रदान करता है लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स, जिससे मेमोरी सेल्स के रूप में ये स्टोर करता है। आप पोलियो ड्रॉप पिए बचपन में, हो सकता है आपको पोलियो वायरस से 5 साल 10 साल बाद कहीं पल्ला पड़ा होगा, तो ये लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स ये मेमोरी सेल्स बना के रखता है। अरे हम तो ले चुके हैं पोलियो का ड्रॉप, तो पोलियो का ड्रॉप तो ले चुके हैं, हमारे अंदर तो है एंटीबॉडी, तो वो फिर उस सेल्स के अथी में काम करता है दोस्तों। मेमोरी सेल्स पोलियो वायरस के अगेंस्ट फिर काम करता है। तो डब्ल्यूबीसी का 5 टाइप बिल्कुल आपको याद रखना है: न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। ये पांचों टाइप आपको बिल्कुल याद करना है। यदि बात कर दे एसिनोफिल्स क्या काम करता है अगेंस्ट एलर्जी और वायरस का, सबसे ज़्यादा क्या होता है? न्यूट्रोफिल्स होता है। सबसे छोटा डब्ल्यूबीसी कौन होता है? लिम्फोसाइट होता है। सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी कौन होता है दोस्तों? मोनोसाइट होता है। एक से एक पॉइंट है, बिल्कुल एक एक पॉइंट को ध्यान में रखते जाना है और इसी तरह काम करते जाना है दोस्तों। बने रहना है हमारे साथ। चलते हैं अब इसके बारे में, डब्ल्यूबीसी का डिजीज कुछ देख लेते हैं दोस्तों। डब्ल्यूबीसी का कुछ डिजीज देख लेते हैं कि डब्ल्यूबीसी के कारण भी हमारे शरीर में कुछ डिजीज यानी कुछ रोग होता है। क्या होता है? कुछ मान लेते हैं डब्ल्यूबीसी घट गया, बढ़ गया, डब्ल्यूबीसी कम हो गया, या फिर चोट लगा, कुछ हो गया, तो ये डब्ल्यूबीसी के कुछ कार्य हैं जिसको हम लोग देखेंगे। यदि आपके शरीर में डब्ल्यूबीसी कम हो जाता है, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स कम हो जाएगा आपके बॉडी में, डब्ल्यूबीसी आपके रक्त में डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल्स दोस्तों कम हो जाएगा। मान लेते हैं बहुत कम होने लगा, धीरे 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 डब्ल्यूबीसी की संख्या बहुत कम होने लगेगी। तो हमने अभी फर्स्ट स्लाइड में ही पढ़ा था डब्ल्यूबीसी का क्या काम था आपके शरीर में? प्रतिरक्षा का काम करता था। क्या करता था? इम्यूनिटी का काम करता था। बिल्कुल याद कीजिए, इम्यूनिटी देना किसका काम था? डब्ल्यूबीसी का काम था दोस्तों। वाइट ब्लड सेल्स का काम था। किसका काम था? ल्यूकोसाइट्स का काम था। डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड सेल्स यानी ल्यूकोसाइट्स, इसका काम होता है। हमारी बॉडी का इम्यून सेल है, प्रतिरक्षी सेल है, प्रतिरक्षी कोशिका है। तो यदि आपके शरीर में डब्ल्यूबीसी कम हो जाएगा दोस्तों, तो फिर आपको हो जाएगा ल्यूकोपेनिया। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ल्यूकोपेनिया हो जाएगा, जिसमें आपका इम्यून सिस्टम बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगा। इम्यून सिस्टम कमज़ोर होना यानी आपका बार बार बीमार पड़ना, बार बार आईसीयू में भर्ती होना, ल्यूकोपेनिया के कारण। किसके कारण? ल्यूकोपेनिया। आपका इम्यून सिस्टम बिल्कुल कमज़ोर हो चुका है। यदि आपके शरीर में वही डब्ल्यूबीसी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे, अब पता चले कि डब्ल्यूबीसी कम हो गया तो इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो गया, लेकिन डब्ल्यूबीसी ज़्यादा बढ़ने लगे। अभी डब्ल्यूबीसी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि डब्ल्यूबीसी क्या करता है? फेगोसाइटोसिस करता है। क्या करता है? प्रतिभक्षी करता है, प्रतिभक्षण करता है। वो आने वाले फॉरेन पार्टिकल्स को खाते जाता है। क्या कर, कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स आया, ये उसको मार दिया, उसको खा गया। जब आप देखते होंगे मूवी में या फिर खास करके देखते होंगे कि जब विलेन का गैंग होता है, वो गैंग बहुत बड़ा हो जाता है, गैंग में बहुत सारे गुंडे आ जाते हैं, तो वो कोई ना कोई एक अपने आप को सुपीरियर दिखाने के चक्कर में अपने में ही मारकाट स्टार्ट कर देता है, खुद अपने आप में मारकाट स्टार्ट कर देता है। बिल्कुल यही डब्ल्यूबीसी करता है। यदि डब्ल्यूबीसी ज़्यादा हो गया दोस्तों, तो ये आपको ल्यूकेमिया हो जाएगा। ल्यूकेमिया क्या हो जाएगा? ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर हो जाएगा। डब्ल्यूबीसी ज़्यादा हो जाने से ये फिर क्या करता है? डब्ल्यूबीसी, एक डब्ल्यूबीसी दूसरे डब्ल्यूबीसी को मारना स्टार्ट कर देता है, उसको खाना स्टार्ट कर देता है, उसका फेगोसाइटोसिस करना स्टार्ट कर देता है, उसका प्रतिभक्षण करना स्टार्ट कर देता है दोस्तों ल्यूकेमिया में। किसमें? ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर। आजकल के दैनिक जीवन में, आजकल के लाइफ स्टाइल में आप लोग देखते ही होंगे, आपके आसपास बहुत सारे ल्यूकेमिया के पेशेंट होंगे, ब्लड कैंसर के पेशेंट होंगे दोस्तों। ये बहुत ही गंभीर स्थिति है। वैसे तो अब इसका इलाज बहुत जगह चल रहा है, बहुत जगह हो जाता है, बहुत ही खर्चीला है ये ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर हो जाना, डब्ल्यूबीसी का बढ़ जाना आपके शरीर में। ये एक दूसरे ब्लड सेल्स को मारना खाना स्टार्ट कर देते हैं आपके शरीर में डब्ल्यूबीसी। वहीं बात करें एड्स की, एड्स भी
WBC से ही रिलेटेड है दोस्तों। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये भी किसके कारण होता है दोस्तों, रेट्रोवायरस के कारण होता है। एड्स किसके कारण होता है, रेट्रोवायरस के कारण होता है। तो इसमें क्या होता है, WBC आपके WBC में लिम्फोसाइट्स खत्म हो जाता है। क्या होता है, अभी हम लिम्फोसाइट्स के बारे में पढ़े थे आपके ब्लड सेल्स में कि लिम्फोसाइट्स सबसे बड़ी WBC थी, तो वो लिम्फोसाइट्स ही खत्म हो जाता है आपके WBC में, तो एड्स हो जाता है। बाकी एड्स के बारे में यदि हम इस चैप्टर को, जब हम डिजीज चैप्टर पढ़ेंगे तो एड्स के बारे में एक अच्छा खासा सेशन हम लोग लेंगे कि एड्स कैसे होता है, कब होता है, क्या कारण होता है, इसका वेक्टर कौन है, क्या इलाज है, ये सारे के सारे चर्चा हम लोग डिजीज वाले चैप्टर में करेंगे दोस्तों। यहाँ अभी हम लोग प्लाज्मा के बारे में अच्छे से पढ़ लिए, RBC के बारे में अच्छा से पढ़ लिए, वहीं WBC के बारे में अच्छा से पढ़ लिए, सबका फंक्शन देख लिए, सबका डिजीज देख लिए। बिल्कुल एक से एक पॉइंट को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है दोस्तों। अब बात करेंगे इससे आगे प्लेटलेट्स और फिर ब्लड के ग्रुप्स के बारे में। तो ये तीन, तभी जो ये तीन मेन पॉइंट पे हम लोग चर्चा किए हैं, जिसमें कि प्लाज्मा के बारे में, पहले तो ब्लड के बारे में कि ब्लड क्या है, कैसे है, ब्लड की स्टडी को क्या कहते हैं। फिर आई प्लाज्मा वाली बात, तो प्लाज्मा का एक एक कंस्टिट्यूएंट हम लोग देखें कि प्लाज्मा क्या है, कब है, कैसे है। उसके बाद प्लाज्मा का क्या काम होता है, इसमें क्या सब होता है। उसके बाद आए प्लाज्मा कितना था, 55% था। वहीं आपके शरीर में सॉलिड पार्टिकल्स 45%, जिसमें कि हम RBC के बारे में पढ़ चुके हैं, रेड ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ चुके हैं दोस्तों, एरिथ्रोसाइट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। फिर आए उसके काम को देखे, उसका क्या काम होता है। पहले तो RBC देखे क्या होता है, फिर उसका काम देखे, फिर देखे कि उसके कारण क्या क्या रोग होता है आपके शरीर में। बिल्कुल एक से एक पॉइंट आपको याद रखना है। फिर आए हम लोग WBC पे, WBC का सारा सब कुछ देख चुके हैं कि इसका फंक्शन क्या होता है, इसके कारण क्या क्या रोग होता है शरीर में, WBC क्या करता है आपके शरीर में, WBC क्यों होना जरूरी है आपके शरीर में। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्लास होगी उसमें, तो उसमें हम लोग प्लेटलेट्स, इसका तीसरा पार्ट अभी बचा हुआ है, सॉलिड का तीसरा, यानी प्लेटलेट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, बिम्बाणु के बारे में पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट वाले क्लास में। तो आप लोग बिल्कुल जब ये क्लास देख रहे हो या फिर इसके बाद जस्ट वो क्लास देखें, तो आपको अच्छे से सर्कुलेटरी सिस्टम का सारा रिकॉल, सारा थ्योरी एक साथ आ जाएगा। जब हम लोग सारा थ्योरी 3 क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, तो फिर हमारा 1 या 2 क्लास होगा इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। फिर हम लोगों को धड़ाधड़ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाना है, 1 सेकंड नहीं रुकना है। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 सेकंड में पार, चुटकी में पार करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। बने रहिए एकदम। अभी ब्लड के बारे में इतना अच्छा सा डिस्कशन हुआ है, फिर प्लेटलेट्स और फिर इसके बाद ब्लड ग्रुप्स को हम देखेंगे दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद, चलते हैं, बाय। और यदि देखना हो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का भी हमारे प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, डाइजेस्टिव सिस्टम का भी आप लोग देखिए क्लास, वहाँ भी कुछ क्वेश्चन के थ्रू पूरा एनालिसिस किया गया है डाइजेस्टिव सिस्टम का दोस्तों। चलते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। ओके बाय, टेक केयर दोस्तों, बाय, जय हिंद।